नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप ये बताइए, 7th शेड्यूल है क्या हमारे संविधान का। 7th शेड्यूल में देखो साफ तौर पे बताया गया है कौन सी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको लेके पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं कानून बनाने की, पॉलिसीज बनाने की। कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको लेके पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं कानून बनाने की और पॉलिसीज बनाने की। तीसरे नंबर पे कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। जो सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उन पर सेंटर के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, और स्टेट असेंबली के द्वारा भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो प्रिवेल होगा। यह है 7th शेड्यूल। आर्टिकल में देखो शुरुआत में एक एनेक्डोट की बात की जाती है। 1972 में महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त सूखा आया था। महाराष्ट्र के ऑलमोस्ट आधे डिस्ट्रिक्ट्स सूखे के शिकार हो गए थे। इवन कैटल के लिए यानी पशुओं के लिए फोडर उपलब्ध नहीं हो रहा था। तो उस समय महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वसंतराव नाइक वो इंदिरा गांधी के पास गए। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को अर्जेंट असिस्टेंस की आवश्यकता है, मतलब मदद की आवश्यकता है। बट उस समय यूनियन गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट के दौर से गुजर रही थी, क्योंकि बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। तो इंदिरा गांधी ने मना कर दिया कि हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। तो उस समय जो स्पीकर थे महाराष्ट्र के, मिस्टर पेगे, उन्होंने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को कहा कि कोई ना कोई सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, और महाराष्ट्र की सरकार अपने ही पैसों की सहायता से ड्रोट रिलीफ प्रोग्राम लॉन्च करेगी। ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र की सरकार ने उस समय एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया। पैसे कहां से आए? अर्बन वर्कर्स के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगाया गया था। ऑलमोस्ट 30 सालों तक यह प्रोग्राम सही ढंग से चलता रहा महाराष्ट्र में, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और यहीं से निकल के आती है नरेगा स्कीम। समझ गए? जो ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी ना महाराष्ट्र की, इसी से निकल के आती है नरेगा स्कीम, जो अभी पूरे भारत में लागू है। देखो, नरेगा स्कीम जो अभी पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो रही है, इसमें 90% पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और बहुत ही कम कंट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इस महामारी के ईरा में ये स्कीम बहुत कारगर साबित हो रही है। मतलब नरेगा जो प्रोग्राम है ये कारगर साबित हो रहा है। इवन इकोनॉमिक सिचुएशन को भी थोड़ा बहुत इंप्रूव करने में इस प्रोग्राम का रोल होगा। रिसेशन को कम करने का काम करेगा ये प्रोग्राम। अभी टोटल बजट बढ़ के हो चुका है इस प्रोग्राम का, नरेगा का, 1 ट्रिलियन रुपीज। बट इसी के साथ राइटर ये भी बोलते हैं, नरेगा स्कीम हमें बताती है किस प्रकार से यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स में इंट्रूड करने की कोशिश कर रही है। मतलब कोशिश क्या कर रही है? कर ही रही है आजादी के बाद से ही। सिंपल भाषा में बोलूं, नरेगा स्कीम एक एग्जाम्पल है कैसे 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वहां पर भी यूनियन गवर्नमेंट अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है। और हैरानी की बात यह है, जब नरेगा को लेके एक्ट बना था तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध भी नहीं किया कि भैया आप स्टेट सब्जेक्ट को लेके प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हो, स्टेट सब्जेक्ट को लेके आप एक्ट बना रहे हो। देखो, वैसे राइटर ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट सब्जेक्ट है, बट आप यहां पर देखिए ये कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम्स हैं विकिपीडिया पे, और कॉन्करेंट लिस्ट में 23वें नंबर पे देखिए, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब विकिपीडिया के हिसाब से ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो
राइटर शायद किसी और कंटेक्स्ट में बोल रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट्स को लेके भी कानून बना देते हैं, प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। 1951 में जब प्लानिंग कमीशन लॉन्च किया गया था, उसके बाद तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उन सब्जेक्ट्स से संबंधित जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, जैसे वाटर, एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, ये सब स्टेट डोमेन में आते थे। बट इनको लेके भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए, कानून बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन उठता है स्टेट्स ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि स्टेट्स को पैसा मिल रहा था। स्टेट्स को लगा कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है, बनाने दो, हमें तो पैसा मिल रहा है, हमारा जो बर्डन है, फिजिकल बर्डन थोड़ा कम होगा। तो पैसों के लालच में स्टेट गवर्नमेंट्स ने विरोध नहीं किया। देखो एक बात यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, ये एजुकेशन, फॉरेस्ट ये पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, लेकिन 1976 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो उस समय 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र कर दिए गए थे स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में। कौन कौन से? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और सबसे लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट्स अब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन उठता है स्टेट्स ने विरोध क्यों नहीं किया? स्टेट्स ने विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था पैसा मिल रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की सहायता से। बट उन्हें यह नहीं पता था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो आपके सब्जेक्ट्स पर बन रही हैं। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है स्टेट सब्जेक्ट्स पर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? अगर प्लानिंग कमीशन से थोड़ा बहुत पैसा दिया जा रहा था स्टेट्स को, तो फिर दूसरे हाथ से ले रही थी। फाइनेंस कमीशन फिर कम पैसा दे रहा था स्टेट्स को। ये तो वही बात हुई, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से कम करना। इवन देखो 1913 में जो गुजरात के सीएम थे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की बात की जा रही है, जब वो गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाया था कि सेंट्रल स्कीम्स जो हैं उनमें स्टेट्स की नहीं चलती हैं। स्टेट्स को पैसा चाहिए इरिगेशन के लिए और सेंटर पैसा देता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए। ये तो गलत है ना, ऑटोनॉमी नहीं है स्टेट्स के पास में। बट अब मोदी प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने भी इस स्ट्रक्चर में कोई खास बदलाव लाया नहीं है। हालांकि प्लानिंग कमीशन अब नहीं है, बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं वो अभी भी चल रही हैं, कुछ तो रैशनलाइज हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से सिस्टम अभी नहीं बदला है। अभी भी जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है नरेगा का, नरेगा के लिए 90% पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अटेंडेंस कैसे होगी वर्कर्स की, पैसा डायरेक्टली बैंक खातों में जाएगा, किसको काम देना है, किसको नहीं देना है। देखो कुछ चीजें तो ये ठीक हैं भाई, करप्शन कम करने के लिए। अदरवाइज तो शुरू में क्या होता था, गांव में गोश्त वर्कर्स की सहायता से पैसा लूट लिया जाता था कुछ सरपंचों के द्वारा, मतलब करप्शन काफी होता था। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर चेंज लेके आई है ताकि करप्शन को कम से कम किया जा सके। बट देखो हर जगह स्ट्रक्चर सेम नहीं है, अलग अलग जगह पर लोकल जो हालात हैं वो अलग अलग हैं। तो एक जो साइज है वो हर जगह फिट नहीं होता है। लोकल पंचायतों को ऑटोनॉमी देना जरूरी है। लास्ट में ये बोला जाता है कि जीएसटी का अभी विरोध किया जा रहा है कुछ स्टेट्स के द्वारा कि जो वादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था कि हम आपको कंपनसेशन देंगे, उस वादे को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं निभाया जा रहा है। तो कंक्लूजन में यही रिमार्क्स देते हैं राइटर कि 7th शेड्यूल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी रिवीजन की आवश्यकता है, और आवश्यकता ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी दी जाए अपने सब्जेक्ट्स को लेके और उनको इंक्रोच ना किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।